वाइल्ड टेल्स एक एंथोलॉजी सीरीज जिसमें बदले की 3 सांसें थाम देने वाली शॉर्ट स्टोरीज हैं। तीनों ही कहानियों के एंड ट्विस्ट आपको हैरान कर देंगी। सो पहली कहानी से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां अभी एक लड़की अपनी फ्लाइट में जा रही है। प्लेन रनवे पर है, पैसेंजर्स आ रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल ही है, मगर ये फ्लाइट नहीं। वो कैसे, सबको थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। अब वही लड़की अपने सामान को ऊपर लॉकर रूम में रख ही रही थी, मगर उससे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसकी मदद के लिए एक साथी पैसेंजर उसकी मदद करता है और इसी बहाने दोनों में बातचीत शुरू होती है। जहां अब तक फ्लाइट ने भी उड़ान भर ली थी, यहाँ वो लड़की बताती है कि वो एक मॉडल है, जबकि वही आदमी खुद को एक बहुत बड़ा म्यूजिक क्रिटिक कहकर इंट्रोड्यूस करता है। अब म्यूजिक क्रिटिक का नाम सुनते ही वो लड़की कहती है कि उसका पहले एक गैब्रियल नाम का बॉयफ्रेंड हुआ करता था और वो भी एक म्यूजिशियन था। अब गैब्रियल का नाम सुनते ही वो आदमी कहता है कि ये नाम उसे अच्छे से याद है, क्योंकि कई साल पहले इसी नाम के एक आर्टिस्ट का उसने म्यूजिक रिव्यू किया था, जो कि काफी घटिया था, और उसने अपने रिव्यू में उस आर्टिस्ट की काफी बेइज्जती की थी कि इतना घटिया म्यूजिक कोई कैसे बना सकता है भला। अब लड़की कहती है कि कहीं हम एक ही गैब्रियल की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी और उस रिव्यू के बाद से गैब्रियल कई दिनों तक अपने रूम से निकला तक नहीं था और कई हफ्तों तक रोता रहा था। यहाँ वो आदमी पूछता है कि कहीं उसका पूरा नाम गैब्रियल पेस्टरनैक तो नहीं है, और वो लड़की हाँ कहती है। यहाँ सरप्राइजिंगली ये नाम सुनते ही एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और दोनों से कहती है कि ये नाम सुनते ही उसे भी कुछ याद आया है। दरअसल गैब्रियल उसका बचपन में स्टूडेंट था, जो कि हर चीज में काफी बेकार था, और इसीलिए वो उसे अभी तक याद है, क्योंकि उसके 30 साल के टीचिंग करियर में उससे बेकार और डम स्टूडेंट उसने आज तक नहीं देखा था। यहाँ तभी पीछे से आवाज आती है और वे पाते हैं कि इन्हीं टीचर का एक और स्टूडेंट इसी फ्लाइट में है, जो कि उस वक्त गैब्रियल के साथ उसी की क्लास में पढ़ता था। यहाँ वो कहता है कि हाँ, गैब्रियल सब बच्चों में उसकी बेवकूफ़ियों को लेकर काफ़ी मशहूर था और इसीलिए वो भी गैब्रियल का काफ़ी मजाक उड़ाया करते थे। अब ये सब काफ़ी अजीब था। टीचर कहती है कि क्या ये कोई संयोग है कि एक ही फ्लाइट में चार चार रैंडम पैसेंजर्स एक ही आदमी को कैसे जानते हैं। अब यहाँ से म्यूजिक क्रिटिक को कुछ शक होने लगता है कि तभी पीछे से गैब्रियल का नाम सुनते ही एक और आदमी खड़ा होता है और कहता है कि उसे तो वो भी जानता है, क्योंकि वो एक साइको था जो कि उसके लिए कभी काम किया करता था, मगर उसकी इन्हीं हरकतों को देखते हुए उसने उसे जॉब से निकाल दिया था। यहाँ से अब तो म्यूजिक क्रिटिक को पूरा शक हो चुका था और वो खड़ा होकर फ्लाइट में जोर जोर से अनाउंस करता है कि सब पैसेंजर्स में से कौन कौन है जो कि गैब्रियल पेस्टरनैक को जानते हैं। और सरप्राइजिंगली सब के सब जितने पैसेंजर्स थे सब गैब्रियल को किसी न किसी तरह से जानते ही थे, और वे सब अपनी लाइफ में किसी न किसी रूप में कभी न कभी गैब्रियल से जुड़े ही थे। अब वो आदमी आगे पूछता है कि क्या उन सब ने इस फ्लाइट की टिकट खुद ही अपने पैसों से खरीदी है, मगर यहाँ एक और खुलासा होता है कि किसी ने भी अपनी फ्लाइट टिकट खुद नहीं खरीदी है। किसी को उसके रिलेटिव ने गिफ्ट में दी है, तो किसी को ये फ्लाइट टिकट उसकी कंपनी ने दी थी। यहाँ टीचर तो यहाँ तक कहती है कि उसने तो फ्लाइट की डेट चेंज करने की कोशिश भी की थी, मगर उसे स्ट्रिक्टली इसी तारीख को आने को कहा गया था। अब फ्लाइट अटेंडेंट ये सुन ही रही थी और वो घबराकर सबके पास आती है और कहती है कि वे जिस गैब्रियल पेस्टरनैक का जिक्र कर रहे हैं वो खुद ही आज इस फ्लाइट का कैबिन चीफ है। यहाँ से वो बताती है कि दरअसल उसका भी गैब्रियल के साथ एक इतिहास रहा है। जब वे दोनों फ्लाइट स्कूल में एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तब एक बार गैब्रियल ने उसे प्रपोज किया था, मगर तब उसने बड़ी बेरुखी से उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मना कर दिया था। मगर फिर वो उसका सीनियर बन गया और एक कैबिन चीफ बन गया, और आज मैं खुद भी इस फ्लाइट में आना नहीं चाहती थी, मगर चूंकि गैब्रियल कैबिन चीफ है उसने जबरदस्ती इस फ्लाइट में मेरी ड्यूटी लगाई है। लेकिन अब समस्या ये है कि गैब्रियल कई देर पहले पायलट्स को कॉफी देने गया था और उसके बाद से ना तो वो मेन कॉकपिट से बाहर आया है और ना ही कोई दरवाजा खोल रहा है। इसके अलावा दोनों पायलट्स में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा है और इसीलिए उसे बहुत डर लग रहा है। अब ये सुनते ही बाकी सब भी डर जाते हैं। यहाँ म्यूजिक क्रिटिक समझ गया था कि यहाँ जो भी इंसान इस वक्त इस फ्लाइट में है उन सभी ने कभी न कभी गैब्रियल के साथ काफी गलत किया है, मगर वो मॉडल वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। यहाँ वो उससे पूछता है कि तुम्हारा रिलेशन गैब्रियल से कैसे टूटा। मॉडल बताती है कि उनके रिश्ते का अंत काफी खराब रहा था,
क्योंकि एक बार उसने गैब्रियल के इकलौते दोस्त के साथ संबंध बनाए थे और जिसका कि गैब्रियल को पता चल गया था। और सरप्राइजिंगली मॉडल ने गैब्रियल के जिस दोस्त के साथ संबंध बनाकर गैब्रियल को चीट किया था, वो दोस्त भी इसी फ्लाइट में पीछे बैठा था। यानी कि गैब्रियल किसी तरह से सभी को इस फ्लाइट में जानबूझकर ले आया ताकि उन सब से अपनी लाइफ खराब करने का बदला ले सके। यहाँ सारे पैसेंजर्स किसी न किसी रूप में गैब्रियल की लाइफ से जुड़े हुए थे और तभी प्लेन में जोर से टर्बुलेंसेस आने लगती है जिससे सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं। यहाँ से एक बूढ़ा आदमी डर कर कॉकपिट की ओर भागने लगता है और कहता है कि गैब्रियल, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यहाँ वो खुद का गैब्रियल से रिलेशन बताता है कि मैं एक मेंटल थेरेपिस्ट हूँ, जहाँ लाइफ में हर तरफ से धोखा खाने के बाद गैब्रियल मानसिक रूप से बीमार हो गया और फिर वो मेरे पास मेंटल थेरेपी के लिए आया करता था, मगर फिर बाद में मैंने अपनी फीस बढ़ा दी और उसके बाद से गैब्रियल ने मेरे पास आना छोड़ दिया। यहाँ से वो बताता है कि थेरेपी के दौरान उसे पता चला था कि गैब्रियल की मानसिक हालत उसके माता पिता के कारण खराब हुई थी, जिन्होंने कभी उससे अच्छा बिहेव नहीं किया। यहाँ से वो आवाज़ देकर गैब्रियल को समझाने लगता है कि उसे उनसे बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी खराब लाइफ के जिम्मेदार गैब्रियल के माता पिता थे। मगर वे पाते हैं कि प्लेन अचानक से नीचे की ओर जाने लगता है। गैब्रियल ने यहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत अपनी बेकार लाइफ के लिए जिम्मेदार सारे ही लोगों से बदला लेने का सोचा था, मगर फ्लाइट में गैब्रियल के माता पिता नहीं थे और यहाँ सभी पाते हैं कि अब प्लेन सीधा शहर में नीचे की ओर जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक बूढ़ा कपल है जो कि अपने आंगन में बैठे हैं और यहाँ ऊपर से उन्हें कुछ अजीब सा आता हुआ नजर आता है और हम पाते हैं कि यही गैब्रियल के माता पिता हैं। और ऊपर से गैब्रियल प्लेन को सीधा उनके ऊपर लाकर प्लेन क्रैश कर देता है और इसी के साथ बदले की ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब बदला लेना तो कोई गैब्रियल से सीखे। अब यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। यहाँ डियागो दिखाया जाता है जो कि एक बिजनेसमैन है और अभी अपनी महंगी गाड़ी से डेजर्ट से होते हुए बिजनेस टूर के लिए जा रहा है। अब सुनसान मौसम, अच्छी गाड़ी, म्यूजिक, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब सामने एक पुरानी सी गाड़ी आती है जो कि डियागो की कार से काफी धीमी थी। सो डियागो बार बार हॉर्न देकर उसे साइड करने को कहता है, लेकिन सामने वाला ड्राइवर डियागो को साइड नहीं देता, जिससे डियागो को गुस्सा आने लगता है और वो कुछ देर बाद अगले मोड़ से अपनी कार उस पुराने कार की साइड में लाता है जिसमें मारियो बैठा था। यहाँ डियागो उसे गालियां देता है और आगे निकलकर मिडिल फिंगर भी दिखाता है। अब डियागो को पता था कि उसकी कार तेज है, तो वो आदमी उसे पकड़ नहीं पाएगा और वो फिर से अपनी ही फील्ड में ड्राइव करने लगता है। मगर कुछ आगे जाते ही वो पाता है कि उसका एक टायर फट गया है, तो उसे वहीं एक ब्रिज के पास कार साइड में लगानी पड़ती है। अब इस डेजर्ट में दूर दूर तक कोई नहीं था, ऊपर से डियागो पीछे ही किसी से लड़कर आया था। अब डियागो के पास एक स्पेयर टायर तो था, मगर उसे इसे लगाना नहीं आता था। सो डियागो एक मैकेनिक के पास फोन करके खुद की लोकेशन बताता है, जहां उसे बताया जाता है कि वो मैकेनिक यहाँ 1 घंटे बाद पहुंचेगा। यहाँ से डियागो खुद ही टायर लगाने लगता है। यहाँ उसने कुछ हद तक नया टायर लगा लिया था, मगर वो उसके सारे स्क्रू बंद कर पाता उसके पहले ही वही पुरानी गाड़ी उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई देती है। यहाँ डियागो डर जाता है क्योंकि पीछे ही वो उसे गालियां देकर आया था। तो वो जल्दी से भागकर अपनी कार में वापस जाकर बैठ जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है। अब वो पुरानी गाड़ी आ चुकी थी और मारियो डियागो की कार के सामने ही अपनी कार रोकता है और डियागो के पास आता है। अब डरा हुआ डियागो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने उसे गालियां नहीं देनी चाहिए थी और वो उसके लिए काफी सॉरी है। मगर मारियो काफी गुस्से में था और वो बाहर ही लोहे की रेंच से डियागो की कार का शीशा तोड़ने लगता है। यहाँ डियागो डर जाता है और पुलिस को भी कॉल करता है, मगर उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं था। यहाँ शीशा तोड़ने के बाद भी मारियो का मन नहीं भरता और वहीं डियागो की कार पर बाथरूम तक कर देता है। अब ये सब देखकर डियागो को काफी अपमान महसूस होता है और अपनी गाड़ी की ये हालत देखकर गुस्से में डियागो आधे लगे टायर से ही कार स्टार्ट कर देता है। अब मारियो अपनी पुरानी कार में बैठा ही था कि पीछे से गुस्से में डियागो उसे धक्का मारते हुए सामने की ओर नीचे गिरा देता है, जिससे मारियो की पुरानी गाड़ी वहीं पलट जाती है और यहाँ से वो काफी चोटिल भी हो गया था और वो किसी तरह से ऊपर आता है। मगर अब तक डियागो कार से वहां से भाग गया था। अब डियागो आगे आ तो गया था, मगर उसके मन में मारियो के लिए और गुस्सा था जो कि अभी तक शांत नहीं हुआ था
और वो वहीं से फिर से गाड़ी मोड़ता है और मारियो को जान से मारने के लिए वापस आता है। लेकिन इसी बीच चूंकि उसका एक टायर पूरा लगा नहीं था तो उसकी गाड़ी फिसल जाती है और अब उसकी भी गाड़ी नीचे गिरने वाली थी। यहाँ से मौका पाकर मारियो गुस्से में गाड़ी में घुसता है और अंदर जाकर डियागो को मारने लगता है। यहाँ डियागो भी उसे मार रहा था लेकिन मारियो उसे ओवर पावर कर लेता है और आखिर में सीट बेल्ट से लटका देता है। मगर अभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वो पेट्रोल टैंक में ट्रैप लगाकर उसे जला देता है ताकि डियागो वहीं मर जाए। लेकिन जैसे ही आग लगाकर मारियो वहां से जा रहा था, पीछे से डियागो उसे पैर से पकड़ लेता है और अपनी ओर नीचे खींच लेता है, जिससे अब दोनों कार के अंदर आ चुके थे। वहीं ऊपर अब तक डियागो का बुलाया हुआ मैकेनिक भी आ गया था, लेकिन तभी नीचे से जोर का धमाका होता है जिससे डियागो और मारियो दोनों मारे गए थे। यहाँ मैकेनिक जल्दी से पुलिस को बुलाता है और जब पुलिस आकर आग बुझाती है तो वे पाते हैं कि अब कार में सिर्फ डियागो और मारियो के 2 स्केलेटन बचे थे और यहाँ वे जिस तरह से बैठे हुए थे उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर कहता है कि शायद से दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे और दोनों में बहुत प्यार था, जिसके दौरान वे एक साथ मारे गए। और ऐसी दोस्ती भगवान सबको दे। और इसी वियर्ड एंडिंग के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अब एक छोटी सी रोड रेज के कारण दोनों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी। ये सबक हमारे लिए था कि किस तरह से छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं बाद में वही हमारी बड़ी मुसीबतों का कारण बनती हैं। यहाँ से तीसरी कहानी शुरू होती है जहाँ हमें साइमन दिखाया जाता है जो कि एक इंजीनियर है और एक कंपनी की ओर से बॉम्ब्स लगाकर बिल्डिंग गिराने का काम करता है। यहाँ आज भी हमेशा की तरह साधारण सा दिन था जहाँ साइमन के पास उसकी वाइफ का फोन आता है कि आज चूंकि उनकी बेटी का बर्थडे है तो उसे आते हुए केक लेकर आना है। अब आते हुए साइमन एक बेकरी के पास कार रोककर केक लेने लगता है, लेकिन इसी बीच उसकी कार टो वाले ले गए थे। साइमन काफी गुस्से में था क्योंकि वहाँ रोड पर नो पार्किंग का कोई निशान नहीं था। तो वो टैक्सी लेकर टैक्स अथॉरिटी ऑफिस जाता है और वहाँ काउंटर पर बताता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और उसकी कार को गलत उठाया गया है, तो वो उन्हें कोई फाइन नहीं भरेगा। और यहाँ बाकी के लोग भी यही कहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। मगर फाइन कलेक्टर कहता है कि साइमन को फाइन तो भरना ही पड़ेगा और अगर वो आज पैसे नहीं भरता तो पार्किंग चार्जेस लगाकर उसके फाइन को और बढ़ा दिया जाएगा। अब साइमन गुस्से में था कि उसके साथ गलत किया जा रहा है और वो कहता है कि वो इसकी शिकायत आगे जरूर करेगा, मगर अभी उसके पास कोई और चारा नहीं था। सो वो फाइन भरकर अपनी कार छुड़ा लेता है और फिर घर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में काफी ट्रैफिक था जिसकी वजह से वो घर जाने में काफी लेट हो गया था और अब तक उसकी बेटी ने एक छोटी सी पेस्ट्री के साथ बर्थडे मना भी लिया था। यहाँ साइमन की वाइफ उससे बहुत नाराज थी और यहाँ से हमें पता चलता है कि दरअसल काफी टाइम से दोनों का रिश्ता काफी खराब चल रहा है, क्योंकि साइमन हमेशा सिस्टम और सोसाइटी को दोष देता है कि वे सब अपने कामों के प्रति ईमानदार नहीं है। मगर अब उसकी वाइफ उससे परेशान हो चुकी है और उससे डिवोर्स लेना चाहती है। यहाँ से साइमन अब अगले ही दिन गवर्नमेंट ऑफिस पहुँचता है ताकि अपने ऊपर लगे गलत फाइन की शिकायत कर सके। और यहाँ भी उसके अलावा काफी सारे आम लोग थे जो कि उसी टोइंग कंपनी की शिकायत लेकर आए थे। मगर यहाँ भी अटेंडेंट साइमन से कहता है कि वे हर जगह निशान नहीं बना सकते और अगर उसे फाइन किया गया है तो उसे देना ही होगा। और यहाँ से वो सिक्योरिटी से कहता है कि वे साइमन को यहाँ से निकाल दे। अब यहाँ से तो साइमन बिल्कुल भड़क चुका था क्योंकि ये तो टोइंग कंपनी की सीधी सीधी दादागिरी थी। सो गुस्से में साइमन उस अटेंडेंट पर भड़क उठता है जिसे बाकी के लोग चीयर करने लगते हैं। मगर अब तक साइमन को पुलिस ने पकड़ लिया था। अब कुछ ही देर बाद साइमन का दोस्त आकर उसे छुड़ा लेता है, मगर यहाँ साइमन पाता है कि उसकी ये हरकत अब न्यूज़पेपर्स में आ चुकी है और इसी की वजह से उसे उसकी कंपनी ने जॉब से निकाल दिया है। यहाँ अब उसकी वाइफ ने डिवोर्स भी फाइल कर दिया था, जहां अब साइमन को उसकी बेटी की कस्टडी भी नहीं दी जाती क्योंकि उसने अभी अभी क्राइम किया था और उसकी जॉब भी जा चुकी थी। यहाँ कार टो की छोटी सी इवेंट साइमन के लिए बहुत बड़ी साबित हुई थी और अब तो उस न्यूज के बाद साइमन को बाकी कंपनी से भी कोई जॉब नहीं देता। और इसी बीच साइमन पाता है कि दोबारा फिर से उसकी कार को टो कर लिया गया था, जबकि इस बार भी यहाँ कहीं भी नो पार्किंग का साइन नहीं था। अब इस बार साइमन बिना कुछ बोले चुपचाप से फाइन भरकर अपनी गाड़ी छुड़ा लेता है, मगर उसके मन में इन सब के प्रति काफी गुस्सा था क्योंकि इसी की वजह से उसने अपनी फैमिली, अपना करियर सब कुछ खो दिया था। तो वो पूरी रात जागकर अपनी कार में कुछ मॉडिफाई करता है और अगले ही दिन अब वो इस बार अपनी कार को जानबूझकर
नो पार्किंग एरिया में पार्क करता है और खुद कॉफी पीने चला जाता है। इस बार वो खुद चाहता था कि उसकी कार को वही टॉय कंपनी वाले टो करे और होता भी ऐसा ही है। लेकिन इस बार जब साइमन की कार को कंपनी की पार्किंग में लाया जाता है तभी उसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की गाड़ियां और टो कंपनी का ऑफिस पूरी तरह से उड़ जाता है। और यहाँ से ये खबर बड़ी बन चुकी थी। टीवी पर प्राइम टाइम पर इसकी डिबेट्स होने लगती है कि किस तरह से एक आम आदमी ने भ्रष्ट हो चुकी टॉय कंपनी के खिलाफ अपना रोष जताया। यहाँ से आम लोगों की सिंपैथी साइमन को मिलने लगती है। वो आम लोगों में एक मसीहा बन चुका था। अब उस घटना को कई महीने हो चुके हैं जहाँ साइमन अभी जेल में है, लेकिन यह अब उसके बर्थडे पर उसकी बेटी और उसकी वाइफ उसके लिए केक लेकर आई हैं। यानी कि उस घटना के बाद से साइमन की वाइफ ने साइमन का साथ देने का फैसला किया और अब पूरी जेल में सारे ही लोग साइमन की काफी इज्जत करते हैं और उन्होंने उसे डायनामाइट का नाम दिया है। डायनामाइट भ्रष्ट सरकार के खिलाफ एक विरोध की आवाज। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो तीनों कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको गैब्रियल का बदला लेने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाएं। थैंक यू।